Good morning, students. Welcome to Manula classes. In the live session of daily news analysis, today is 21st of December 2023, and you are watching with Naresh Sharma. Student, first news that is very important and relevant for your examination. You know there is ongoing conflict between Israel and Hamas, and now this issue has become something more complicated. Why? Why I'm saying this? I'm saying this because one of the party in this conflict is also considered that one is Houthi militants. You know who are Houthi militants? Houthi are the militants which are which belongs from Yemen. You know Yemen is also a country in West Asia. So this issue of conflict among various parties, when we discuss that it's a war between Israel and Hamas. Actually, there are not now anymore. There are not only two parties, because now Houthi militant, Hezbollah, Iran. Okay, these parties are also participating in this war, in this conflict, although indirectly. तो यूएस के जो डिफेंस सेक्रेटरी है उन्होंने ये कहा है कि जो हूथी मिलिटेंट्स हैं अभी तक अप्रोक्स 12 ओकेजन्स पर ये अटैक कर चुके हैं कॉमर्शियल शिप्स पर। जो कॉमर्शियल वेसल होते हैं, कॉमर्शियल शिप होते हैं, पर ये अटैक कर चुके हैं। इट मींस क्या? देखो, नॉर्मली होता क्या है कि व्हेन टू पार्टीज आर ऑन वॉर अगेंस्ट ईच अदर, पार्टी ए एंड पार्टी बी, then they will fight each other. If there is a sea route and commercial ships are passing from that sea route, then these parties will not attack on these innocent commercial ships, because these ships not have any relation with their war or their animosity. But in this case, it is not happening. तो ये जो हूथी मिलिटेंट है यमन के, ये क्या कर रहे हैं, जो रेड सी के थ्रू जाने वाले शिप्स हैं उन पर इन्होंने अटैक किए, और समटाइम्स इन्होंने उन शिप्स को कॉन्फिस्केट कर लिया, उनको अपने कब्जे में ले लिया कई सारे ओकेजन पर। तो ये एक ग्लोबल इशू बन गया है अब ग्लोबल कम्युनिटी के लिए। अब जान लेते हैं कि हु आर दीज हूथी। तो जो हूथीज हैं वो शिया जैदी सेक्ट को बिलोंग करते हैं इस्लाम में, और यमन की पॉपुलेशन का ही एक पार्ट है, जो कि 1/3 पॉपुलेशन है वहां की। इसका ऑफिशियल नाम क्या है हूथीज का? तो हूथीज का ऑफिशियल नेम है अंसार अल्लाह। अंसार अल्लाह का मतलब होता है पार्टीशंस ऑफ गॉड। ओके, और ये क्या कर रहे हैं, इनको एक्चुअली में देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं कि जो इजराइल है, इजराइल और ईरान, ये दोनों का आपस में रिलेशन ठीक नहीं रहता है काफी लंबे समय से, फ्रॉम द बिगनिंग। ईरान सपोर्ट करता है किसको? यमन को। और यमन की जो हूथी कम्युनिटी है वो फाइट करती है अगेंस्ट इजराइल। हालांकि ईरान भी पहले वॉर कर चुका है ईरान इसके इजराइल के अगेंस्ट में, बट इस बार वो प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है, और काफी पहले से ये सब चल रहा है। अब इसका इश्यू क्या हुआ, जो इजराइल और हमास के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसका स्पिल ओवर इफेक्ट हमको देखने को मिल रहे हैं। स्पिल ओवर मींस कि जब ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं तो अदर पार्टीज भी इसमें इन्वॉल्व होती हुई दिख रही हैं, जैसे कि हूथी कम्युनिटी। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो रेड सी वाला एरिया है उसमें भी ये जो वॉर की सिचुएशन है वो स्पिल ओवर हो गई है, वहां तक फैल चुकी है। ठीक है, बिकॉज जो ह्यूथी कम्युनिटी है, ह्यूथी के जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उन्होंने अटैक करना स्टार्ट कर दिया है, और इसकी वजह से बहुत सारे जो मेजर शिपिंग कंपनीज हैं उन्होंने अपने शिप्स को क्या कर दिया, होल्ड कर दिया है। अब वो इस रूट से बिल्कुल नहीं जा रहे हैं बिकॉज ऑफ दीज अटैक्स। अब देखो,
आप इसको लार्जर सिनेरियो में अगर देखेंगे तो रेड सी से दुनिया के सारे देशों के कंट्रीज के जो शिप्स होते हैं वो मीन्स जो है एज ए रूट की तरह वहां से पास होकर के जाते हैं। तो अगर यहाँ से ये रोड ब्लॉक हो गया, ये रेड सी अगर ब्लॉक हो गया, तो वर्ल्ड लेवल पर जो ट्रेड है, जो कॉमर्स है, वो सब क्या हो जाएगा, वो सब नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा और उसकी वजह से वर्ल्ड की जो इकोनॉमीज है उन पर भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, बिकॉज गुड्स का जो मूवमेंट है वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो इंटरनेशनल रिस्पॉन्स इसके लिए क्या आया है? देखो, जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू, याद रखिएगा कहीं क्वेश्चन में, बेसिक क्वेश्चन में पूछ ले, इन्होंने पीएम मोदी साहब से बात की कि अभी जो रेड सी में अटैक हो रहे हैं इस सबको हमें एक ग्लोबल रिस्पांस इस पर लेना होगा और इन अटैक्स को हमें रोकना होगा, बिकॉज इट्स अगेंस्ट द इंटरनेशनल इंटरेस्ट और इट इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ ग्लोबल कम्युनिटी। तो इस पर हमें सबको काम करना होगा और हमारी इंडिया की तरफ से इसमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। जो यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी है उन्होंने कहा है कि हम पूरी एज अ वर्ल्ड कम्युनिटी इन अटैक्स के अगेंस्ट में काम करेंगे और इसी के एवज में, इसी के अगेंस्ट में एक ऑपरेशन लॉन्च हुआ है जिसका नाम है ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन? ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन क्या है कि जो रेड सी वाला एरिया है उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? इसमें कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस क्या करेंगी, पार्टिसिपेट करेंगे। इट मींस द नेवल फोर्सेस, armies or air force, what may be desirable in that situation. So the forces of numerous countries are going to fight against Houthis or they are going to launch operation prosperity guardian in the Red Sea. Okay, तो ये क्या है ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन? क्या है? एक मल्टीनेशनल सिक्योरिटी इनिशिएटिव है जिसको लीड कर रहा है इस समय कौन? यूएसए। कहां पर है ये? रेड सी में है। किसके अगेंस्ट में है? हूथीज के अगेंस्ट में है, ये ध्यान रखिएगा। क्या होगा इसमें? पेट्रोलिंग करते रहेंगे ये लोग, इनके जो मींस बहुत सारे जो कंट्रीज हैं उनके सबकी फोर्सेस हैं, दे विल बी ऑन पेट्रोलिंग इन दैट रीजन। कौन कौन से इसमें देखो, यूनाइटेड किंगडम हो गया, बहरीन हो गया, कनाडा, फ्रांस, इटली, देयर आर न्यूमरस कंट्रीज व्हिच आर पार्टिसिपेटिंग इन ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन। कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेज सबकी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, लगभग 39 मेंबर्स अभी तक इसमें पार्टिसिपेंट बन चुके हैं। अब इस सब में जिसका नाम है ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन, इसको लीड किसके द्वारा किया जा रहा है? तो इसके लिए एक फोर्स है जिसका नाम है सीटीएफ 153। ये ध्यान रखिएगा कि कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है व्हाट इज सीटीएफ 153। तो कंबाइंड टास्क फोर्स, ये कंबाइंड टास्क फोर्स है बहुत सारे कंट्रीज की, इसमें मल्टीपल कंट्रीज के जो फोर्सेज हैं वो ज्वाइंट ऑपरेशन करती है। कहां पर? रेड सी में, बाब अल मंडब वाले रीजन में, गल्फ ऑफ अदन वाले रीजन में। तो इस रीजन की सिक्योरिटी को इंप्रूव करने के लिए सब क्या करने वाले हैं, इसमें जो है ऑपरेशन करने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बाकी तो हम इस सब को डिटेल में डिस्कस करेंगे अपनी क्लास में। ठीक है, तो उसके लिए आप रेडी रहिएगा। आइए नेक्स्ट न्यूज हमारे पास क्या है कि कनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क, इसको हम क्या कहते हैं? ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क। एक्चुअल में कनमिंग मॉन्ट्रियल, देखो होना क्या था कि एक जो सीबीडी है जिसका क्या नाम है, ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क जो है, मींस हम इसको कहते हैं कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी। ये होने वाली थी कहां पर? चाइना में 2021 में, लेकिन कोविड की वजह से इसको कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया? मॉन्ट्रियल में इसको ऑर्गेनाइज किया गया। मॉन्ट्रियल कहां पर है? कनाडा में। ठीक है, तो इसलिए इस सीबीडी का नाम क्या रहा? कनमिंग मॉन्ट्रियल। तो दोनों ही शहरों का नाम इसको जो है ऐड कर दिया। तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? कनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क। तो कई बार ये पूछ लेता है कि कनमिंग मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क क्या है या कनमिंग मॉन्ट्रियल डिक्लेरेशन क्या है? तो ये क्या है? ये ग्लोबल बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने का ही एक फ्रेमवर्क है, एक कन्वेंशन है।
तो KMGBF was adopted at the Convention on Biological Diversity. किसके रिगार्डिंग है ये कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रिगार्डिंग में है। कब साइन हुआ ये? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की जो 15th मीटिंग थी उसमें इसको क्या किया गया? साइन किया गया 2022 में। इट रिप्लेस्ड, इसने रिप्लेस कर दिया किसको? Aichi बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स। तो पहले कभी सेट हुए थे 2011 से 20 के लिए, उनको रिप्लेस कर दिया और जो कि नॉन बाइंडिंग हुआ करते थे। तो यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है कि कन्वेंशन मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क क्या है? तो ये बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने वाला क्या है? एक कन्वेंशन है। कब साइन हुआ है? 2022 में हुआ है। कौन सी मीटिंग में हुआ है? तो COP 15 में हुआ है। अभी लेटेस्ट में कौन सी चल रही है? अभी जो है फिनिश हुई है 12 दिसंबर को, ये हुई है COP 28। तो ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। चलिए इसकी KMGBF की हाइलाइट्स क्या है जरा देख लेते हैं कि इन्होंने अपने कुछ टारगेट्स फिक्स किए हैं 2050 तक अचीव करने के लिए कि भाई हम जो ग्लोबल लेवल पर स्पीसीज हैं जो एक्सटिंक्ट हो रही हैं, अभी बताया था ना हमने कुछ दिन पहले कि डोडो नाम का एक बर्ड हुआ करती थी और वो भी फिनिश हो गई इस अर्थ से, मॉरिशस में जो पाई जाती थी। तो यहाँ पर इन्होंने ये जो है अचीवमेंट करने का निर्णय लिया कि हम ऐसी स्टेप्स को रोकेंगे जो स्पीसीज के एक्सटिंक्शन को प्रमोट करते हैं, और वो भी कैसे हो? ह्यूमन इंड्यूस। तो ह्यूमन की, इंसानों की उन एक्टिविटीज को कंट्रोल में करेंगे जो बायोडाइवर्सिटी के लिए हानिकारक है, अनहेल्दी है। सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो बायोडाइवर्सिटी है उसका हम सस्टेनेबल यूज करेंगे, और बायोडाइवर्सिटी से जितने भी बेनिफिट्स होते हैं हम उनका क्या करेंगे? इक्विटेबल शेयरिंग करेंगे उनके बेनिफिट्स का। क्लोजिंग द बायोडाइवर्सिटी फाइनेंस गैप, इसको भी हम फिनिश करेंगे। आपको लर्न करने वाली क्या क्या चीजें हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो वो है कि इन चीजों पर ये लोग काम कर रहे हैं, स्पीसीज एक्सटिंक्ट ना हो, सस्टेनेबल यूज हो बायोडाइवर्सिटी का, और इक्विटेबल शेयरिंग हो उससे होने वाले सारे के सारे बेनिफिट्स का। कब तक की टारगेट है? 250 तक के टारगेट से। अगर हम बात करें CBD की, तो एक्चुअल में इसको और भी कुछ नेम से जाना जाता है। ये एक इंटरनेशनल लीगल इंस्ट्रूमेंट है। इसका एडॉप्शन हुआ था 1992 की रियो अर्थ समिट में। इसको और किस नाम से जानते हैं? अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं, जो कब हुई थी? 1992 में हुई थी, रियो डी जेनेरियो में। कहां पर? ब्राजील में। बहुत पॉपुलर है ये, बहुत रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। की ऑब्जेक्टिव्स इसके क्या है? कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इससे रिलेटेड इसके क्या है? ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब इस बायोडाइवर्सिटी के प्रोटेक्शन से रिलेटेड कुछ और भी प्रोटोकॉल्स हैं जो कई बार पूछी जा चुकी है, जो कि रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। रिपीटेड मींस बहुत ज्यादा रिपीट हो चुके हैं क्वेश्चन। पूछा गया है कि नगोया प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? तो ये भी किससे रिलेटेड है? जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसकी प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। वो जो जेनेटिक रिसोर्सेज होते हैं उनका फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग उसकी होनी चाहिए, उसके बेनिफिट्स की। कार्टिजेना प्रोटोकॉल का भी कई बार नाम आया है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो कार्टिजेना प्रोटोकॉल भी किससे रिलेटेड है? बायोसेफ्टी से ही रिलेटेड है ये भी, ठीक है। जब क्वेश्चन ज्यादा डिटेल में जाएगा तो ये पूछेगा कि नगोया प्रोटोकॉल क्या है, तो ये जेनेटिक रिसोर्सेज के इक्विटेबल शेयरिंग की बात होती है। कार्टिजेना प्रोटोकॉल की बात हम अगर करते हैं तो बायोसेफ्टी पर होता है, लेकिन इतना डिटेल में आपके एग्जाम लेवल पर आई थिंक नहीं जाएगा, ठीक है। फिर भी जाए तो मैं आपको एक लेवल एडवांस पे लेके चल रहा हूँ। अब आते हैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि अभी हमने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि आपको 5-6 क्वेश्चन हम डेली इसमें करवाया करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज टेकन स्टेप्स to reduce the burden of school bags. You know that small children of our society are overburdened generally by their bags, their backpacks. Okay? और बच्चे जो है काफी उस वजन से क्या रहते हैं? टेंशन में रहते हैं। उनकी पीठ पर इतना सारा वेट होता है जितना कभी कभी तो उनका खुद का वेट नहीं होता, उतना वेट उनके बैग्स में भर दिया जाता है, जो कि बच्चों के लिए काफी हार्मफुल होता है और बच्चे फिर स्कूल जाने से भी डरते हैं, ठीक है। तो कर्नाटका की गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि हम अपने स्कूल्स के जितने भी बच्चे हैं क्लास 1 से लेकर के क्लास 10 तक, उनकी जो बैग्स का जो वेट है उसको हम 50% तक क्या करना चाहते हैं? रिड्यूस करना चाहते हैं। तो ये कौन सी स्टेट ने इसका डिसीजन लिया है?
that is Karnataka government. Next one important question for you is which acts does the telecom sector will repeal? तो टेलीकॉम सेक्टर का अभी जो नया बिल इंट्रोड्यूस हुआ है वो कौन कौन से ओल्ड बिल्स को, ओल्ड एक्ट्स को क्या कर देगा, रिपील कर देगा। तो कौन कौन से एक्ट अब समाप्त हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे। नंबर 1, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1993, टेलीग्राफ वायर्स अनलॉफुल पोजेशन एक्ट 1950। ये 3 एक्ट हैं जो अब क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे और इनकी जगह एक सिंगल जो टेलीकॉम सेक्टर बिल है वो ले लेगा। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। दूसरा, अभी क्या है कि इंडियन गवर्नमेंट उसमें अंटार्कटिका में अपना एक मिशन भेज रही है। ठीक है, तो यहां से रिलेटेड क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द मल्टी सेंसर मोड ऑब्जर्वेटरी इंडिया डिप्लॉयड इन आर्कटिक इन 2014। तो आर्कटिक की बात यहां पर हो रही है, इसलिए मैंने पहले आपको बताया कि अंटार्कटिका में आर्कटिक दोनों ये डिफरेंट है। आर्कटिक सर्कल वाला रीजन मींस आर्कटिक ओशन वाला, जो जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल की तरफ है, और अंटार्कटिका कहां पर है, वो साउथ पोल की तरफ है। तो इंडिया की गवर्नमेंट ने 2014 में एक मिशन भेजा था, तो पूछ रहे हैं कि उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है इंड आर्क। ठीक है, आर्क मतलब ध्यान रखिएगा आर्कटिक सर्कल की बात हो रही है यहाँ पे। What has the United Nations designated as the International Year in 2024? इंटरनेशनल ईयर 2024 क्या किया है इन्होंने, इसको डिक्लेयर किया है यूनाइटेड नेशंस ने। ये तो कि कौन सी ईयर है, ये ईयर है ईयर ऑफ कैमेलिड्स। तो इसको भी हम क्लास में डिस्कस करेंगे कि कैमेलिड्स क्या होते हैं। तो बिकॉज इस ईयर को इनके लिए डेडिकेट किया गया है, कैमेलिड्स के लिए। ठीक है, कैमल से रिलेटेड ही कुछ स्पीसीज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट लैंग्वेज वाज बिपिन चंद्र पाल, जो बिपिन चंद्र पाल थे उनकी एक बुक थी जिसका नाम था देशेर कथा, है ना, देश की कथा। इन्होंने ओरिजिनली इसको किस लैंग्वेज में लिखा था, तो इन्होंने लिखा था बंगाली लैंग्वेज में। ठीक है, बंगाली लैंग्वेज में इनकी ये बुक थी। तो देखो आज हमने यहाँ पर कितने क्वेश्चन किए हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5। तो 5 क्वेश्चंस तो एवरीडे अब आपके साथ में यहाँ मींस होने वाले ही है। तो अगर हम 30 डेज की बात करें तो 5 क्वेश्चन पर डे के हिसाब से आपको 150 क्वेश्चंस एवरी मंथ मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आप भूलिएगा नहीं बिल्कुल भी, अपने जो डेली न्यूज डिस्कशन होता है ये आपको डेली का डेली सुनते जाना है। और व्हेन मींस आई विल सजेस्ट यू दैट यू शुड हैव अ नोटबुक टू नोट डाउन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम दिस डेली न्यूज एनालिसिस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, इंपॉर्टेंट क्या, ये थोड़ी सी डरावनी भी है, लोग हमको जो है सचेत करने वाली भी है। ये कैसे कि अभी न्यूज आ रही है कि कोविड फिर से आ रहा है। समझ में आई बात कि कोविड का अटैक फिर से हो सकता है, तो यू शुड बी वेरी कॉशियस। आपको बहुत सारे प्रिकॉशंस आप लेने चाहिए। तो पहली तो आपको मेरा ये सजेशन है कि आप अब कोविड से अपने जितने भी प्रिकॉशन ले सकते हैं ले लें। मास्क वगैरह जितना आप पहन सकते हैं इसको पहनिए प्लीज, और ज्यादा लोगों से मिलने से भी बचिए। ठीक है, तो ये अपने लिए एक फिर से टेंशन वाली न्यूज है। बिकॉज फर्स्ट केस ऑफ अ पर्सन इन्फेक्टेड विद J.N.1 जो वेरिएंट है, अभी उसका केस हमको फिर से इंडिया में देखने को मिला है। और केरल में तो कुछ डेथ भी हो चुकी है, 1000 से ऊपर जो है कोविड के केसेस फिर से जो है पहुंच चुके हैं। अब जो वेरिएंट है अब सार्स, ये जो JN.1 है ये एक वेरिएंट है किसका, SARS-CoV-2 का। ये SARS-CoV-2 वही है CoV-2 जिसकी वजह से हमारे पास कोविड-19 क्या हुई थी, पैंडेमिक हुई थी इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में जो पैंडेमिक हुई थी। ठीक है, तो ये कोविड ही है, कोविड नाम का ही अपना एक क्या है वेरिएंट है। अगर इसके JN.1 वेरिएंट की हम बात करें तो इट इज अ सब वेरिएंट ऑफ सब लीनिएज
BA2 इतना ये सब लर्न करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको ये जरूर हम आपको लर्न कर सकते हैं कि पिरोला नाम का जो एक वेरिएंट है उसी का सब वेरिएंट है कौन, JN1 वेरिएंट, और ये जो ऑफशूट ऑफ वाइडली सर्कुलेटिंग ओमिक्रॉन वेरिएंट का ही क्या है, ये जो है वेरिएंट है, ये उसका ही ऑफशूट है। मींस ओमिक्रॉन का सब ऑफशूट कौन है, पिरोला, और पिरोला का सबशूट कौन है, जो ऑफशूट है ये JN.1 वेरिएंट। ठीक है, तो ये इसको बाद में फिर हम जो है क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप इतना इसको समझ लीजिए कि कोविड जो है फिर से आ रहा है, और सेंट्रल गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उन्होंने भी कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ एडवाइजरीज इश्यू की है। एक और न्यूज हमारे पास में क्या नाम है, जिसका नाम है गेलेफू। ये गेलेफू क्या है भाई, तो गेलेफू एक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है जो कि डेवलप होने जा रहा है, कहां पर, भूटान में। क्या नाम है इस सिटी प्रोजेक्ट का, गेलेफू। ये सिटी कैसी होगी, एक इंटरनेशनल सिटी होगी गेलेफू, और ये स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन होगा। मींस एक्चुअली में एक ये कॉरिडोर टाइप का बनने जा रहा है, जो कि इंडिया में असम के बॉर्डर से, ये असम से लगने वाला है। इसका पर्पज क्या है, ये एक इकोनॉमिक कॉरिडोर की तरह होगा, जो भूटान को कनेक्ट कर देगा किससे, साउथ एशिया से और साउथ ईस्ट एशिया से, इंडिया होते हुए। यू नो कि जैसे यहाँ पर मान लीजिए ये भूटान है, इधर अपना ये इंडिया है, और इधर आपके फिर बहुत सारे कंट्रीज है, म्यांमार है, लाओस है, थाईलैंड है ना, इंडोनेशिया है। तो यू नो कि जो भूटान है वो लैंडलॉक्ड कंट्री है, तो इनसे डायरेक्ट कनेक्ट तो नहीं हो सकता। तो भूटान क्या कर रहा है कि इंडिया और असम के बॉर्डर पर एक अपना स्पेशल प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा है, एक सिटी, जहां से ट्रेड, कॉमर्स वगैरह वो सारी कनेक्टिविटी असम होते हुए, वेस्ट बंगाल होते हुए कहां तक होगी, बाकी अदर कंट्रीज तक होने वाली है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एग्री किया है कि ठीक है भाई आप बनाइए, तो हम क्या करेंगे, बिल्ड फर्स्ट इंडिया भूटान रेलवे भी लाइन भी हम आपके लिए क्या करेंगे, डेवलप करके देंगे गेलेफू तक, और जिससे के थ्रू हम आपको हम बाकी कंट्री से कनेक्ट करने में आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, उसमें चाहे आपकी ट्रेडिंग हो, क्रॉस पॉइंट्स वगैरह हो, असम और वेस्ट बंगाल वाले रीजन के थ्रू, और कंट्री जैसे कि म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, लाओस, वियतनाम, वो सारे के सारे रीजन तक हम आपको क्या देंगे, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवा के देंगे। तो ये काफी एक इम्पोर्टेंट है, और इंडिया भूटान के रिलेशन में ये क्या लेकर के आने वाला है, और हाइट लेकर के आएगा। तो स्टूडेंट्स, we have discussed multiple news in today's lab session that we can revise those news. Galefu Smart City Project, JN Special Variant of COVID-19. ओके, और 5 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, कुछ प्रोटोकॉल्स जिसका जैसे कि नागोया प्रोटोकॉल एंड कार्टेजियन प्रोटोकॉल, ये दोनों प्रोटोकॉल हैं बायोडायवर्सिटी के लिए। CBD कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी, जिसका नाम है कन्विंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क, जो कि COP15 में इनको साइन किया गया था। फिर है एक ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी कार्यचेन, ये लॉन्च किया गया है, USA इसको लीड कर रहा है, और एक रेड सी, बाब अल मंडब, गल्फ ऑफ अदन, इन रीजन्स में सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए है, और इसमें बहुत सारे कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इंडिया भी इसका पार्टिसिपेट होने वाला है। दूसरा, होती कौन है, तो होती एक रेबेल ग्रुप है, कहां से, यमन से। इसको सपोर्ट कर रहा है कौन, ईरान। ओके, ऐसा कहा जाता है। तो आज के सेशन में इतना ही सफिशिएंट है, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।